गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में रैखिक संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि जो गति का द्वितीय नियम है वो क्या है, जैसे माना ये कोई पिंड है, इसका वेग पहले u था, एक गतिमान पिंड था, इसका द्रव्यमान माना m है, इस पे बल F लगा और F बल लगने पे थोड़ी देर में इसका वेग हो गया v, द्रव्यमान अभी भी ms का। तो बल F लगने पे इस पिंड का वेग u से v हो गया, तो निश्चित ही इसका संवेग जो है ये भी परिवर्तित हो गया होगा। तो संवेग परिवर्तन कितना हो गया, यहाँ पे संवेग परिवर्तन डेल्टा p इक्वल टू हो गया बाद का संवेग mv माइनस पहले का संवेग mu। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा p बराबर आ गया, बाद के संवेग को हम p1 लिख रहे हैं, पहले के संवेग को हम p2 लिख रहे हैं। ठीक है, माना ये संवेग परिवर्तन है ये कितने समय में हुआ, डेल्टा t समय, मैंने अर्थात डेल्टा t समय तक ये बल इस पे लगा। अब जो है गति का द्वितीय नियम क्या है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, तो जैसे यहाँ पर इस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, संवेग परिवर्तन की दर का मतलब होगा संवेग परिवर्तन बटे समयांतराल, जितने समय के लिए ये इस पे बल लगा था, तो संवेग परिवर्तन बटे समयांतराल ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर इस पिंड पर आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक है, तो किसी पिंड पर लगने वाला बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब यदि क्या हो जाए, ये तो गति का द्वितीय नियम है, अब यदि ये बाह्य बल, ये जो बल F है ये जीरो हो जाए, तो यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल न लगे, कोई बल न लगे, तो तब जो है उसका मतलब अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा P बाई डेल्टा T भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T का मान जीरो हो गया, मतलब इस भिन्न का मान जीरो हो गया। भिन्न का मान जीरो का मतलब है कि इस भिन्न का जो अंश है ये डेल्टा P ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डेल्टा P का मान जीरो होने का मतलब है क्या क्या हमने यहाँ पे बल को जीरो किया, तो यहां पर क्या आ गया, डेल्टा P भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, डेल्टा P का मान जीरो होने का मतलब है, डेल्टा P का मतलब क्या है, P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या P2 माइनस P1 ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जीरो हो गया तो P2 माइनस P1 इक्वल टू जीरो, मतलब P2 इक्वल टू P1, P2 माने अंतिम संवेग, अब P1 का मतलब प्रारंभिक संवेग। तो यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है तो उस पिंड के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पिंड का संवेग क्या रहता है, अचर रहता है। ठीक है, इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं या रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस पिंड के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उस पिंड का रेखीय संवेग अचर रहता है। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पर एक पिंड की बात की कि माना ये कोई कण है, इस कण का द्रव्यमान m था, इसका प्रारंभिक वेग u था, बल F लगने पे इसका अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। पर यदि ऐसा हो एक ही जगह पे कई कणों से मिलकर पिंड बना है, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब भी जो है जैसे हम ये मान के चलें कि ये पिंड दो कणों से मिलकर बना है, जैसे माना यहां पर दो कण थे, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, ठीक है, इसका संवेग P1 है, इसका संवेग क्या है
P2 है। इन पर बाह्य बल, इनको मिलाकर एक निकाय बन गया, ठीक है। इन पर बाह्य बल लगा F, और F बाह्य बल लगने पे इनके संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, इसके संवेग में परिवर्तन हो गया, ये जिसका संवेग P1 था उसके संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा P1, और जिसका संवेग P2 था उसके संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा P2, ठीक है। तो तब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों कणों के मिलने से जो नया पिंड बना उसे हम निकाय कह देंगे। तो उस निकाय के संवेग में कुल परिवर्तन, यानी दोनों कणों के मिलने से जो नया पिंड बना उसे हम निकाय कह देते हैं, ठीक है। तो किसी निकाय में एक या एक से अधिक कणों का क्या हो सकता है, कणों का समूह हो सकता है, उसी को हम निकाय कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो निकाय के संवेग में परिवर्तन, ये परिवर्तन कितना हो गया टोटल, माना इन दोनों पिंडों के संवेग में टोटल परिवर्तन है डेल्टा P, तो वो डेल्टा P बराबर हो जाएगा पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन धन दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन। और माना ये जो बल है ये कितने समय के लिए आरोपित हुआ, डेल्टा T समय के लिए। तो यदि हम दोनों जगह डेल्टा T का भाग दे दें तो डेल्टा P बाई डेल्टा T, यहाँ भी क्या हो जाएगा बटे डेल्टा P बाई डेल्टा T, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या लिखा, डेल्टा P बराबर डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, दोनों तरफ डेल्टा T का भाग दिया तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यहाँ भी लिखा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T का भाग क्यों दिया, क्योंकि डेल्टा T समय तक ये बल इस पे लगा, डेल्टा T समय में इनके संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, पहले के संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1, दूसरे के संवेग में परिवर्तन डेल्टा P2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T का भाग देने पे ये आ जाएगा डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T2, डेल्टा T। अब ये क्या चीज है, इसे हम क्या कहेंगे, ये आ गया पहले पिंड के संवेग परिवर्तन की दर। तो इसे हम लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर बराबर, हमने पढ़ा था क्या, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तो ये पहले पिंड के संवेग परिवर्तन की दर बराबर होगा उस पे लगने वाला बल, और ये क्या दूसरे पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, तो ये किसके बराबर होगा, इस पे लगने वाला बल, ठीक है। जैसे ये पिंड ये थे ना दोनों पिंड, इसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 है, इसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा P2 हुआ, इन पे बल कितना लगा, टोटल बल लगा था F, तो उस F बल में से माना इस पे लगा F1 बल, इस पे कितना बल लगा F2 बल, ठीक है। और इन दोनों का मान F1 प्लस F2 ये किसके बराबर होगा, कुल आरोपित बल, ठीक है। अब जो है इसको F1 लिख दिया, इसको F2 लिख दिया, ये क्या है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये F1 क्या है, पहले पिंड पर लगने वाला बल। तो पहला जो पिंड है इस पे दो प्रकार के बल लग रहे होंगे, एक तो लग रहा होगा इस पे बाह्य बल जो बाहर से बल आरोपित किया, ठीक है, और दूसरा क्या लग रहा होगा इस पे आंतरिक बल। प्रत्येक पिंड जो है कणों से मिलकर बना है, और उसके कणों के बीच भी क्या होता है, प्रत्येक पिंड के कणों के बीच भी कुछ अन्योन्य क्रियाओं के कारण वहां पर कुछ आंतरिक बल, अंदर से बल लगता रहता है पिंड के कणों के बीच। तो उसको हम दर्शा रहे हैं किससे, इंटरनल बल से, INT1। F1 की जगह क्या रख दिया, F एक्सटर्नल 1 प्लस F इंटरनल 1, ये तो ये क्या हो गया, पहले पिंड पे लगने वाला बाह्य बल और ये पहले पिंड पे लगने वाला आंतरिक बल। इसी प्रकार से दूसरे पिंड के लिए भी कर देंगे, दूसरे पिंड पे लगने वाला कुल बल है F2, तो इसका मान क्या होगा, दूसरे पिंड पे लगने वाला बाह्य बल प्लस दूसरे पिंड के अंदर उत्पन्न इंटरनल बल, F एक्सटर्नल 2 प्लस F इंटरनल 2। अब हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं, तो यह क्या डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, हम
एक्सटर्नल पार्ट को एक साथ, ये एफ एक्सटर्नल 1 प्लस एफ एक्सटर्नल 2 एक साथ प्लस एफ इंटरनल 1 ये और ये एक साथ कर दो। इंटरनल पार्ट अलग अलग कर दो एक पोस्ट में, इंटरनल पार्ट वाले अलग कर दिया और एक्सटर्नल पार्ट वाला अलग कर दिया फोर्स। अब देखिए इसमें ये जो ये है, ये क्या है, कणों के निकाय पर लगने वाले बलों का, आंतरिक बलों का योग। तो क्या होता है, किसी भी निकाय में जो कण होते हैं उनके बीच हमेशा क्या लगता है, आंतरिक बल लगता है। ठीक है, किसी भी निकाय में जितने कण होंगे उन कणों पर आंतरिक बल अवश्य लगता है, पर उन आंतरिक बलों का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के फलस्वरूप क्या होगा, ये जो आंतरिक बल होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे एफ इंटरनल 1 एफ इंटरनल 2 ये बराबर होंगे और एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो इसलिए जुड़ने पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो किसी भी निकाय या पिंड में जो कण होते हैं उन कणों पर आंतरिक बल लगते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। फलतः उन आंतरिक बलों का योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे माना ये डस्टर है, ये जिन कणों से मिलकर बना होगा उन कणों पर क्या लग रहा होगा, आंतरिक बल लग रहा होगा, पर उन सब आंतरिक बलों का योग क्या होगा, शून्य। अगर वो शून्य नहीं होता तो ये डस्टर यहाँ पर जैसे अगर स्थिर है तो ये स्थिर नहीं रहता। अगर वो आंतरिक बलों का योग शून्य नहीं होता तो ये डस्टर अपना भी क्या होता, आंतरिक बलों के कारण गतिमान हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है कि यहाँ अंदर जो आंतरिक बल लग रहे हैं उनका योग शून्य है। ठीक है, तो इसलिए ये शून्य हो गया और तब यहाँ पर आ गया हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल 1 प्लस एफ एक्सटर्नल 2, अर्थात डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यानी कुल संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, पहले पिंड पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स प्लस दूसरे पिंड पे लगने वाला या दूसरे पार्टिकल पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब जो है ये क्या आ गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कुल संवेग परिवर्तन की दर बराबर क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल 1 प्लस एफ एक्सटर्नल 2, मतलब निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो यह आ गया, इसको हम दर्शा सकते हैं एफ एक्सटर्नल से। एफ एक्सटर्नल का मतलब हो गया कुल एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अब यहां पर देखिए, यदि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कुल बाह्य बल शून्य हो जाए। किसी निकाय, जैसे कोई पिंड है, ये पिंड इन कणों से मिलकर बना हुआ है, मैंने तो दो ही कण यहाँ पर कई कण है, इन सब कणों पर जो टोटल एफ एक्सटर्नल है अगर ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, उसका अर्थ होगा अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी क्या होगा, तब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी जीरो होगा। और ऐसी स्थिति में डेल्टा पी, जब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जीरो, उसका मतलब है डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, अर्थात डेल्टा पी इक्वल टू जीरो का मतलब है कि बाद का संवेग बराबर पहले का संवेग, यानी संवेग क्या रहेगा, अचर। तो यहां से आ गया कि अगर कणों से मिलके कोई निकाय भी बना है, यानी कोई निकाय या कोई पिंड एक से अधिक कणों से मिलके बना है और तब उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में उस पिंड का संवेग क्या रहता है, अचर। डेल्टा पी इक्वल टू जीरो का मतलब है संवेग में परिवर्तन जीरो हो रहा है, यानी जो संवेग बाद का था वही संवेग पहले का है, अर्थात संवेग क्या है, अचर है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, संवेग परिवर्तन जीरो हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी रेखीय संवेग संरक्षण का ही नियम है, ये भी उसका एक रूप है कि यदि किसी निकाय पर आरोपित कुल बाह्य बल शून्य हो, अर्थात बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, यानी बाह्य बलों की अनुपस्थिति में
किसी निकाय का संवेग परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात उसका संवेग अचर रहता है। तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग सदैव अचर रहता है, यही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग सदैव अचर रहता है, रैखिक संवेग सदैव अचर रहता है, और इसे ही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी को एक अन्य तरीके से भी कहते हैं, ये जूनियर क्लास में पढ़ा होगा आपने। जैसे दो इस पे एक नियम, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं कि राइफल से गोली छूटना या बंदूक से गोली छूटना। ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे इसको क्या होता है इसमें कि जब तक बंदूक से गोली नहीं चली, ठीक है, तो उस समय यानी गोली चलने से पहले, गोली दागने से पहले बंदूक और गोली का कुल संवेग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, गोली चलने से पहले का संवेग शून्य होगा और गोली चलने के बाद का भी संवेग क्या होना चाहिए, शून्य। ठीक है, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम है कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। ये संवेग संरक्षण का नियम है। टक्कर से पूर्व का संवेग टक्कर के बाद का संवेग। ये भी रैखिक संवेग, ये भी संवेग संरक्षण के नियम का ही रूप है, उसी से निकलता है ये हमने जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा इसको। तो टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। इसको अगर निकालना है तो देखिए, जैसे माना ये दो पिंड है, ये पहला पिंड, ये दूसरा पिंड है, और इसको माना ए पिंड मान लो, इसको माना बी पिंड मान लो। इस पिंड का संवेग पहले था पी ए, इसका संवेग था पहले पी बी। ठीक है, इन पर इन दोनों की आपस में टक्कर हुई, ए और बी की। तो ए और बी की जब टक्कर होगी तो क्या होगा, ए के द्वारा बी पर बल। तो जब ये ए बी पर बल लगाएगा, वो कौन सा बल लगा, एफ ए बी, ए के द्वारा बी पर बल एफ ए बी। इसका मान किसके बराबर होगा, ए लगा रहा है बी पे बल, तो बी के संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो बी के संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, माना पहले का संवेग पी बी था, बाद का संवेग क्या हो गया, बी का पी बी डैश। ठीक है, तो बी के संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी बी। बी का बाद का संवेग, बी का पहले माइनस बी का पहले का संवेग बटे समयांतराल। माना एक दूसरे के संपर्क में कितने समय तक रहे दोनों पिंड, डेल्टा टी समय तक। ये आपस में टकराए तो टक्कर का समय हो गया डेल्टा टी। ठीक है, इसी प्रकार से जब ए ने बी पे बल लगाया तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के फलस्वरूप बी ने भी ए पर बल लगाया, तो बी के द्वारा ए पर बल। ठीक है, जब एक दूसरे के से टकराएंगे तो टक्कर में ए बी पे बल लगाएगा, बी पे ए पे उतना ही बल लगाएगा। तो बी के द्वारा ए पर बल कितना लगा, एफ बी ए, बी के द्वारा ए पर बल, तो वो ए पर बल लग रहा है, बी ए पर बल लगाएगा इधर की ओर, एफ बी ए, तो बी ए पर बल लगा रहा है। तो जब ए पर बल लगेगा तो ए के संवेग में परिवर्तन होगा। ए का संवेग था पहले पी ए, अब माना इसका नया संवेग क्या हो गया, बल लगने पे पी ए डैश। ठीक है, तो इस ए का संवेग क्या हो गया, नया संवेग हो गया पी ए डैश। बी का नया संवेग क्या हो गया था, पी बी डैश। तो ए के संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, ए का पहले का संवेग पी ए, बाद का संवेग पी ए डैश। तो ए के संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, पी ए डैश माइनस पी ए बट्टे डेल्टा टी। ये हो जाएगा बी पे लगने वाला
बी के द्वारा ए पर लगने वाला बल। तो एफ बी ए बराबर हो जाएगा क्या, ए के संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि बल हमेशा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। उससे हमने दोनों इक्वेशन निकाल दी। अब क्या करो, इनको दोनों का आपस में बराबर कर दो। तो समीकरण 1 और 2 से बराबर क्यों करेंगे इनको, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के फलस्वरूप क्या होते हैं, यदि ए बी पर बल लगा रहा तो बी भी ए पर बल लगाएगा, और S1 पे दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के फलस्वरूप एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ये दोनों बराबर कर दिए, दिशा में विपरीत कर दिए, तो विपरीत के लिए ऋण चिन्ह लगा रखा है यहाँ पे। इनके मान रखिए एफ ए बी के मान यहाँ से रखिए। तो एफ ए बी का मान क्या हो गया, पी बी डैश बटे पी बी डैश माइनस पी बी बटे डेल्टा टी, और इसका मान क्या हो गया, माइनस पी ए डैश और ये माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी। और तब जाके डेल्टा टी कैंसिल, माइनस से अंदर लिया हो तो यह आ गया पी बी डैश माइनस पी बी इक्वल टू माइनस पी ए डैश और ये प्लस पी ए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब डैश डैश वाले एक साथ रखिए तो ये आ गया पी बी डैश और ये माइनस वाला यहाँ आ गया प्लस पी ए डैश बराबर क्या आ गया, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, सॉरी डैश हट जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये है टक्कर के बाद का संवेग, कुल संवेग, और यह है टक्कर के पहले का कुल संवेग। पहले पिंड ए बी अलग अलग थे, उसमें इनके संवेग क्या थे, पी ए पी बी, टक्कर हुई इनके आपस में ए और बी की, टक्कर के बाद ये फिर अलग अलग होगी, ये टक्कर के बाद, ये है टक्कर के बाद। तो टक्कर के बाद इसका संवेग क्या हो गया, पी ए डैश, और इसका संवेग क्या हो गया, पी बी डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टक्कर के बाद का कुल संवेग पी ए डैश प्लस पी बी डैश, और ये क्या हो गया, टक्कर से पहले का कुल संवेग। तो ये भी क्या है, ये भी संवेग संरक्षण के नियम का ही रूप है। तो संवेग संरक्षण का नियम इस रूप में भी लिखा जाता है, कई बार इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि टक्कर के बाद का संवेग बराबर टक्कर से पहले का संवेग। ये भी संवेग संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको, जैसे पी बी डैश, हम इसको लिख सकते हैं पी बी डैश प्लस ये पी डैश प्लस पी बी डैश, टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर टक्कर से पहले का संवेग पी ए प्लस पी बी। जैसे गोली, बंदूक से जब हम गोली दागते हैं तो गोली चलने से पहले यानी टक्कर से पहले का कुल संवेग क्या होता है, शून्य होता है। और जब गोली दागी जाती है तो यानी टक्कर के बाद का संवेग वो भी क्या होना चाहिए, तब शून्य होना चाहिए। तो जब किसी बंदूक या राइफल से गोली दागी आती है तो वहां पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। वहां पर गोली दागने से पहले का कुल संवेग और गोली दागने से पहले का कुल संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो गोली दागने से पहले का संवेग क्या होता है, 0, क्योंकि गोली दागने से पहले राइफल का वेग भी 0 और गोली का वेग भी 0, इसलिए गोली दागने से पहले कुल संवेग 0। तो गोली दागने के बाद का संवेग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो गोली दागने के बाद का संवेग कैसे निकलेगा, राइफल का वेग प्लस गोली का वेग। तो माना राइफल का, गोली दागने के बाद राइफल का जो वेग है वो है कैपिटल V, अब गोली का वेग वो है माना स्मॉल v। ये इससे क्या आ जाएगा, और माना राइफल का द्रव्यमान है कैपिटल M और गोली का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m। ठीक है, राइफल का द्रव्यमान कैपिटल M, राइफल का वेग, दागने के बाद राइफल का वेग कैपिटल V।
गोली का वेग स्मॉल एम, गोली का वेग क्या हो गया स्मॉल वी। जब गोली दागी गई तो यहां पर क्या होगा, गोली दागने से पहले राइफल और गोली का कुल संवेग 0 होगा, तो वो किसके बराबर होगा, गोली दागने के बाद का कुल संवेग। तो गोली दागने के बाद का कुल संवेग क्या आएगा, राइफल का संवेग। तो राइफल का संवेग क्या आएगा, राइफल का द्रव्यमान गुणा के राइफल का वेग प्लस गोली का द्रव्यमान गुणा के गोली का वेग, गोली का द्रव्यमान m इंटू गोली का वेग स्मॉल v। तो ये क्या है, गोली दागने के बाद का कुल संवेग, ये क्या है, गोली दागने से पहले का कुल संवेग। ये दोनों बराबर होना चाहिए। गोली दागने से पहले का कुल संवेग 0, तो गोली दागने के बाद का भी कुल संवेग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, एम वी बराबर स्मॉल एम वी, और यहाँ पे v का मान आ गया m इंटू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल M विद नेगेटिव साइन। ये कैपिटल V क्या है, ये राइफल का वेग है, यह बंदूक का वेग है, राइफल का वेग। इसको हम प्रतिक्षेप वेग भी कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षेप वेग, और इसका मान आ रहा है ऋणात्मक। तो राइफल का वेग ऋणात्मक आ रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि यदि राइफल से गोली दागने पे गोली आगे की ओर जाती है तो राइफल पीछे की ओर गतिमान होती है, यानी गोली और राइफल दोनों के वेग की दिशाएं क्या होती हैं, परस्पर विपरीत होती हैं। ये वी क्या है, गोली का वेग है, और ये कैपिटल वी क्या है, राइफल का वेग। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, इसीलिए गोली दागने पर क्या होता है, राइफल पर पीछे की ओर एक झटका लगता है, राइफल पीछे की ओर आती है, इसीलिए राइफल को कंधे पे टिकाया जाता है। तो कैपिटल वी क्या कहलाएगा, प्रतिक्षेप वेग। स्मॉल एम क्या है, गोली का द्रव्यमान, कैपिटल एम क्या है, राइफल का द्रव्यमान। तो राइफल से गोली दागना ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, और यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है, क्योंकि यहाँ पर राइफल और गोली पर से मिलकर एक निकाय बन गया, इस पे बाहर से कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहां पर संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। थैंक यू।